Hello everyone. In this video, I will try to give the more and more information about the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन या तो इस्टेब्लिशमेंट कैसा हुआ और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से पहले और इस्टेब्लिशमेंट के बाद नेशनलाइजेशन तक उसका कार्य कैसा चला उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ओरिजिन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत जब भारत में बैंकिंग की शुरुआत हो गई कि पहली बैंक भारत में जो इस्टेब्लिश हुई थी 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक, 3 प्रेसिडेंसी बैंक भी इस्टेब्लिश हुए और उसका मर्जर होने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हो गई 1921 में। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, द ईयर 1913, द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसके बारे में जे.एम. केन्स ने कुछ लिखा था और उसमें भी ऐसा एक एडवाइस था कि भारत के लिए भी एक सेंट्रल बैंक होना जरूरी है और इसीलिए 1913 का जे.एम. केन्स का कंट्रीब्यूशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो जो भी लिखा था द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, वो जो पेपर था या जो भी लिखा था उसका प्रेजेंटेशन 1920 में जो भी ब्रुसेल्स फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट फॉर द इस्टेब्लिशिंग द नेशनल बैंक इन इंडिया वो भी बताया गया। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे देशों में सेंट्रल बैंक की स्थापना हो गई। नेक्स्ट 1921 में इस कॉन्फ्रेंस के आधार पे भारत में एक कमीशन स्थापन कर दिया गया। उसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, कि जो स्पेसिफिकली भारत में सेंट्रल बैंक कैसी होनी चाहिए, उसका कामकाज कैसा चलना चाहिए, इसके बारे में था। उस दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए रहा गया। उसने जो स्टडी किया था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर द इंडियंस पर्सपेक्टिव, उसमें भी मेंशन किया था कि भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक जरूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए उसका कंट्रोल करने के लिए और फॉर द रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एक सेंट्रल बैंक की ज़रूरत है। और उसका ये आधार लेके हिल्टन यंग कमीशन ने आगे रिकमेंडेशन कर दिया 1926 में फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया। उसका बाद नाम भी चेंज कर दिया, ये रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन फाइनेंस एंड द करेंसी। लेकिन जो भी रिकमेंडेशन दिए थे वो बेसिकली द बुक रिटन बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसमें भी बहुत सारा मेंशन किया हुआ था कि भारत में रिजर्व बैंक या तो सेंट्रल बैंक कैसी होनी चाहिए।
उसके बाद 1927 में जो भी रिकमेंडेशन दिए थे हिल्टन यंग कमीशन, या तो उसको हम बोलेंगे रॉयल कमीशन ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, उसका बिल टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन वाज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि 1927 में संसद ऐसा कुछ नहीं था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल दिया गया, बट वॉज लेटर विड्रॉन ड्यू टू द लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल। लेकिन तब लेजिस्लेटिव असेंबली में वो बिल पास नहीं हुआ, कुछ लोगों से उसको ऑपोजिशन आ गया, और इसीलिए उसके बाद अगेन 1933 में ए फ्रेश बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजर्व बैंक या तो सेंट्रल बैंक स्थापन करने के लिए जो भी पहला वाला बिल था उसमें करेक्शन करके एक नया बिल बनाया गया, और वो 1933 में लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया। उसके आधार पर द बिल वॉज पास्ड ऑन द 6 मार्च 1934 and we call for that the Reserve Bank of India Act 1934। बाद में वो बिल पास हो गया। उस दौरान बहुत सारे अलग अलग से कमेटी, अलग अलग से ओपिनियन बहुत सारे लोगों से लिए गए, और उसके बाद ये बिल या तो ये एक्ट पास हो गया। और वो एक्ट पास होने के बाद 1935 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश एंड commenced operation as India's central bank from the 1st April 1935 as a private shareholder banks with paid up capital of ₹5 crores। इसका मतलब ऐसा है कि 1935 में जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, वो प्राइवेटली उसका शेयर्स प्राइवेटली लिए गए थे, और इसलिए वो प्राइवेट बैंक थी 1935 के दौरान। जब 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ, तब उसका पहला जो गवर्नर था सर ऑसबॉर्न स्मिथ was appointed the first governor of the Reserve Bank of India। ये भी बहुत जरूरी है आपको मालूम होना। सर ऑसबॉर्न स्मिथ was the first appointed governor for the Reserve Bank of India। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापन होने के बाद, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापन हुआ 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर ये कोलकाता में था, और 1937 में वो मुंबई पे ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू बॉम्बे इन द ईयर 1937। नेक्स्ट 1938 में एक महत्वपूर्ण डिसीजन आरबीआई ने लिया, और वो था द आरबीआई इशूड इट्स ओन बैंक नोट्स इन द 1938। इसका मतलब ऐसा है कि 1938 में आरबीआई ने उनकी खुद की पहली नोट इशू कर दी। ये दौरान महत्वपूर्ण 1937 में भी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टेड एज ए बैंकर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बुर्मा। इसका मतलब नाउ वी कॉल फॉर दैट द म्यांमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापन होने के बाद म्यांमार के लिए भी एज अ सेंट्रल बैंक या तो गवर्नमेंट का बैंक के लिए काम करती थी, एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नोट इशू इन बुर्मा एज पर द बुर्मा मॉनेटरी एग्रीमेंट ऑर्डर। और ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के लिए भी काम करती थी। मैं आगे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा।
अगस्त 1943 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भारतीय पहला गवर्नर सर सी.डी. देशमुख की अपॉइंटमेंट कर दी। भारतीय पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए गवर्नर सी.डी. देशमुख की अपॉइंटमेंट हो गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इवेंट था भारत के लिए। उसके बाद बिफोर गोइंग टू द 1947, I would like to tell you some additional information. 1942 में the Reserve Bank of India ceased to be the currency issuing authority of Burma. मैंने जैसे बताया था कि 1937 में रिजर्व बैंक बुर्मा के लिए, या तो नाउ वी कॉल फॉर दैट द म्यांमार के लिए, ये सेंट्रल बैंक के लिए जैसी काम करती थी। लेकिन 1942 में द रिजर्व बैंक सीज टू बी द करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बुर्मा, और उसके बाद 1947 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप एक्टिंग एज बैंकर to the government of Burma, and we now call for that the Myanmar. Subsequently, in the year 1948, the RBI stopped rendering central banking services to the Pakistan as well. और उसके बाद एक महत्वपूर्ण, जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी तब प्राइवेट बैंक थी, और इसीलिए इन द ईयर 1949 the government of India nationalized the Reserve Bank on 1st January 1949 under the Act, the Reserve Bank in bracket Transfer of Public Ownership Act 1948. In this year, in the 1949, the one act also passed by the government of India, we call for that the Banking Regulation Act 1949. So this act also the very important, but it is related to the banking operation. So like this we call for that the some origin of the Reserve Bank of India till the nationalization of Reserve Bank. So now we will discuss about the the structure of RBI, organizational structure of RBI. So at the top, the Central Board of Directors are there. Under the Central Board of Directors, the Governor is there as a part of Central Board of Directors. Deputy Governors are there. Some Executive Directors are there. The Principal Chief General Managers also working in the RBI. General Managers also working under the RBI. Deputy General Managers, also the one very important we call for that the position under the organizational structure of the RBI. Assistant General Managers also there, and managers also there, and the assistant managers and support staff. So this is the organizational structure of the Reserve Bank of India. Here the headquarters is located in Bombay. So now we will try to discuss about the Central Board of Directors in RBI, how the constitutions are there. So the Reserve Bank's affairs are governed by the Central Board of Directors. It is the apex body, or it is the whole powers with the Central Board of Directors. The board is appointed by the central government of India in keeping with the Reserve Bank of India Act 1934. Reserve Bank of India Act 1934 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होते हैं। उसमें टोटल डायरेक्टर्स है 21। सो जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आरबीआई का, उसमें 21 डायरेक्टर्स है, और उनका जो अपॉइंटमेंट पीरियड रहता है वो 4 ईयर्स का रहता है। हर एक डायरेक्टर्स का जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा वो 4 ईयर्स के लिए
रहेगा, अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन जो भी होगा वो। उसके बाद हम चर्चा करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कैसे रहती है। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द ऑफिशियल डायरेक्टर्स, इट मीन्स द फुल टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें एक रहता है, वो रहता है गवर्नर। एंड आपको पता होगा द गवर्नर of the Reserve Bank of India is a chief executive of the Central Board of Directors, and the governor supervises and directs the affairs and the business of the RBI, कि जिनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है। उसके बाद एज अ ऑफिशियल डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, जो भी आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनकी उनका जो भी नंबर रहेगा वो नॉट मोर देन 4 गवर्नर रहेगा। एंड दिस डायरेक्टर्स आल्सो द वन, इट मीन्स द गवर्नर्स आल्सो द वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दोनों का भी जो भी टेन्योर रहेगा सर्विस का वो 4 इयर्स के लिए रहेगा, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। उसके बाद आता है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जनरली दिस आर द नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। जब हम नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग सेक्टर से वो 10 डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है 4 इयर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड डिफरेंट प्रोफेशंस, फाइनेंस, लाइक दिस। सो टोटल 10 डायरेक्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। Then the another non-official directors, the 2 government officials. So generally the government also nominates the 2 government officials, generally who is from the finance secretary to the government of India. फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो 2 महत्वपूर्ण लोग रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट एज ए नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। उसके बाद जो भी अनदर और द अदर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स रहते हैं वो 4 रहते हैं फ्रॉम द लोकल बोर्ड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। There are 4 local boards in India under the Reserve Bank, at Mumbai, at Kolkata, at Delhi and at Chennai. So ये 4 लोकल बोर्ड से 4 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं एज एन नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। ऐसे कुल मिला के टोटल 21 डायरेक्टर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी सेंट्रल बोर्ड है उनमें काम करते हैं। ओके, सो टुडे वी ओनली डिस्कस अबाउट द origin of the Reserve Bank of India and the organizational structure of Reserve Bank of India। आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में एज अ फाइनेंशियल रेगुलेटर फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री, होल बैंकिंग इंडस्ट्री रेगुलेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियंत्रक जैसा काम करती है। इसीलिए बहुत सारे फंक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आपको पता होना चाहिए, जैसे कि द मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन भी लेती है, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स for the government, or the last what we say
लास्ट रिसॉर्ट फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्रीज। सो बहुत सारे फंक्शंस हम बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो टुडे वी स्टॉप हियर, थैंक यू।